हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का डे क्लासेस इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो बच्चों, हम लोग प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्या क्या चीजें पढ़ ली थी। हम लोगों ने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि फैक्टर अफेक्टिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल with concentration and temperature, with concentration and temperature। मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में क्या वेरिएशन होता है, किसके रिस्पेक्ट में, कंसंट्रेशन की टर्म्स में और टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में क्या डिफरेंस होता है, क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसी को हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसी को हम लोग जानते हैं नर्स्ट इक्वेशन के नाम से। इसी को क्या जानते हैं, इसी को कहते हैं नर्स्ट इक्वेशन, या आप केवल इसको नर्स्ट इक्वेशन भी लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जो नर्स्ट इक्वेशन है ये आपको क्या प्रोवाइड करता है, इट गिव्स द रिलेशनशिप। ये क्या देता है, इट गिव्स द रिलेशनशिप it gives the relationship between electrode potential, between electrode potential between electrode potential या EMF of cell, EMF of cell and concentration of electrolytic solution, and concentration of electrolytic solution। तो नर्स्ट इक्वेशन क्या करता है, रिलेशनशिप प्रोवाइड करता है आपको, किसके बीच में, आपको प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या ईएमएफ ऑफ सेल का रिलेशन किसके साथ, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में कौन कौन से चीजें ली गई है, उसके कंसंट्रेशन और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बीच में आपको एक रिलेशन फाइंड आउट, एक रिलेशन बताता है। अब चलो, अब हम लोग इसको डिराइव करने की कोशिश करते हैं। तो देखो थर्मोडायनेमिक्स में, फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स हम लोग एक रिलेशन यूज कर रहे हैं। थर्मोडायनेमिक्स से हम एक रिलेशन यूज कर रहे हैं। देखो कौन सा रिलेशन है, डेल जी इज इक्वल टू डेल जी नॉट प्लस 2.303 RT log। ये रिलेशन हम लोग यूज करने वाले हैं। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 बना दो। अब यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं उसके बारे में यहीं पे लिख लेते हैं। क्या होता है कि अगर इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाता है, एट इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, डेल जी जो होता है वो जीरो हो जाता है, डेल्टा जी क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ठीक, तो Q इज इक्वल टू K इक्विलिब्रियम। तो डेल Q किसके इक्वल हो जाता है, K इक्विलिब्रियम के। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, डेल जी नॉट की वैल्यू मिल जाएगी, डेल जी नॉट की वैल्यू माइनस 2.303 RT log
के इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये कब होगा? जब इक्विलिब्रियम हो जाएगा तब के केस की बात हम लोग ये कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं उसको हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। जैसे ये डेल जी क्या है, डेल्टा जी ये है क्या? ये है गिव्स फ्री एनर्जी चेंज इन एनी कंडीशन। ये है गिव्स फ्री एनर्जी चेंज, फ्री एनर्जी चेंज इन एनी कंडीशन। किसी भी कंडीशन में गिव्स फ्री एनर्जी में जो चेंज हुआ वो क्या है? डेल्टा जी। डेल्टा जी नॉट क्या है भाई? गिव्स फ्री एनर्जी चेंज इन स्टैंडर्ड कंडीशन। गिव्स फ्री एनर्जी चेंज इन स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड कंडीशन में जो गिव्स फ्री एनर्जी में चेंज आएगा वो हमारा डेल्टा जी नॉट है। अब क्या है? आर। आर को तो आप जानते ही हो, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, ये तो सबको पता ही होगा। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ठीक, टी क्या है आपका? टी है टेम्परेचर, जिसको कि हम लोग केल्विन में लेंगे। टेम्परेचर which is taken in Kelvin। ठीक, और क्या है भाई? और आपका Q है। क्या है? Q। ये क्या है? रिएक्शन कोशेंट। क्या है? रिएक्शन कोशेंट। और ये क्या हो जाता है? ये हो जाता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये क्या है? रिएक्शन कोशेंट है। ठीक है, तो ये इस इक्वेशन में क्या क्या चीजें थी वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। इतना नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। इस इक्वेशन 1 को याद रखिएगा, अभी इसकी जरूरत हमको पढ़ने वाली है। ठीक है, इतना नोट कर लिया? नोट कर लिया बच्चों? इरेज कर दिया जाए। ओके, अब देखो इनर्ट इक्वेशन का डेरिवेशन हो रहा है बच्चों, याद रखिएगा। तो अब देखो, यूजफुल वर्क डन बाय सिस्टम, यूजफुल वर्क डन बाय सिस्टम। सिस्टम के द्वारा कितना यूजफुल वर्क डन होगा? ये क्या होगा? डिक्रीज इन गिव्स फ्री एनर्जी, डिक्रीज इन गिव्स फ्री एनर्जी। कितना यूजफुल वर्क डन होगा? जितना डिक्रीज होगा गिव्स फ्री एनर्जी में उतना ही वर्क डन होगा। ठीक है, अब W यूजफुल, ये क्या होगा? क्योंकि डिक्रीज है इसलिए माइनस डेल्टा। ठीक, और यही वर्क डन W इलेक्ट्रिकल के बराबर हो जाएगा। ठीक, यही वर्क डन W इलेक्ट्रिकल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो W इलेक्ट्रिकल होता क्या है? W इलेक्ट्रिकल होता क्या है? तो चार्ज इनटू पोटेंशियल, ये वर्क डन होता है बाय इलेक्ट्रिकल। तो चार्ज इनटू पोटेंशियल। अब देखो, अब जैसे एक इलेक्ट्रॉन पे, एक मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन,
एक मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? ये होता है, आपको पढ़े होंगे 96500 कूलम, या इसी को बोला जाता है 1 फैराड। एक मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1 फैराड। इसको आप कूलम में रिप्रेजेंट करोगे तो 96500 कूलम आएगा। ठीक, ये एक मोल इलेक्ट्रॉन पे। तो अगर मान लेते हैं कि n फैराड चार्ज फ्लो हो रहा है थ्रू सेल, मान लेते हैं लेट n फैराड, क्योंकि एक मोल होगा तो उतना 1 फैराड चार्ज होगा, 2 मोल होगा तो 2 फैराड होगा। अगर n मोल हमने इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं, n मोल इलेक्ट्रॉन लिए हैं, तो कितना चार्ज आएगा? n फैराड चार्ज, n फैराड ऑफ चार्ज is flowing through cell, is flowing through cell having potential difference E, having potential difference, क्या मान लिया है हमने? E। मान लेते हैं उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? E वोल्ट। कितना है भाई? E वोल्ट है। अब बताओ W इलेक्ट्रिकल कितना हो जाएगा भाई? चार्ज कितना? n फैराड इनटू पोटेंशियल कितना? E, तो क्या हो गया? NFE, NFE। ठीक, यही हमारा क्या है? ये वर्क डन बाय सेल, वर्क डन बाय सेल, सेल के द्वारा किया गया वर्क डन ये है NFE। तो मैक्सिमम वर्क डन कितना हो जाएगा? मैक्सिमम वर्क डन, देखो ये वर्क डन तब है जब पोटेंशियल E है, मतलब वो पोटेंशियल एकदम स्टैंडर्ड नहीं है, मतलब जब यूज हो चुका है सेल तब की बात, तब हो रही है बात। स्टैंडर्ड का मतलब हो गया जब हमने नया नया सेल ले आए और लगाया, और उस टाइम पे जो वर्क डन होगा वो क्या होगा? वो मैक्सिमम वर्क डन होगा। और वो होगा कितना? जब नया नया सेल लाओगे उसका पोटेंशियल क्या मानोगे? स्टैंडर्ड मानोगे, और उसको क्या मानोगे? E नॉट। क्या मानोगे? E नॉट। तो यहाँ पे मैक्सिमम वर्क डन क्या हो जाएगा? NFE नॉट। ये हमारा मैक्सिमम वर्क डन हो गया। ये मैक्सिमम वर्क डन है, और ये हमारा वर्क डन, नॉर्मल वर्क डन। ठीक है, अब देखो यहां से W इलेक्ट्रिकल किसके इक्वल है? माइनस डेल जी के। इसका मतलब यहां से अगर डेल जी की वैल्यू निकाल लोगे तो डेल जी की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस NFE एंड मैक्सिमम वर्क डन के केस में क्या हो जाएगा? डेल जी नॉट इज इक्वल टू माइनस NFE नॉट। ठीक, ये समझ में आ गया? ये कहां से आया? ये हम लोग को समझ में आ गया ना? अब ये जो वैल्यूज आपने निकाली डेल जी और डेल जी नॉट की, इस वैल्यू को उठा के कहां रखना है? जो इक्वेशन 1 हमने बनाया था, जो इक्वेशन हमने बनाया था डेल जी इक्वल टू डेल जी नॉट प्लस 2.303 RT/ln log Q, वहां पे इन दोनों वैल्यूज को उठा के रख देना। ठीक है, तो इतना नोट कर लो, तो फिर हम लोग रखते हैं उस पे। ये चीज समझ में आई बेटा? कहां से आई? ये NFE और NFE नॉट कहां से आया? ये समझ में आ गया? चल, तो अब हम लोग चलते हैं इक्वेशन 1 में इन वैल्यूज को रखते हैं, जो हमने इक्वेशन 1 बनाया था। चल, हमने इक्वेशन 1 क्या लिखा था भाई? डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 RT log Q को हम लोग कंसंट्रेशन की टर्म लिख लेते हैं P/R, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। चलो
वैल्यू रखो डेल्टा जी माइनस NFE इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट माइनस NFE नॉट प्लस 2.303 RT log of concentration of product upon concentration of reactant। ठीक है, अब क्या कर दो, NF से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दो, NF से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दो, माइनस NF से कर दो, डिवाइड बाई होल इक्वेशन बाई माइनस NF। ठीक है, अब देखो क्या आ जाएगा, यहां से E मिलेगा, यहां से E नॉट मिलेगा, यहाँ माइनस आ जाएगा क्योंकि माइनस NF से डिवाइड कर रहे हो, ये हो जाएगा 2.303 RT बाई NF log ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो यही जो हमारा है, यही जो इक्वेशन हमको मिली, यही हमारी क्या कहलाती है, नर्स्ट इक्वेशन। इसी इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, नर्स्ट इक्वेशन। इसी इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, नर्स्ट इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को याद रखेंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे जो E है, ये क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एनी कंडीशन। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एनी कंडीशन, किसी भी कंडीशन में ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। और ये क्या है, ये एक वेरिएबल है, ये क्या है, एक वेरिएबल है, एंड इट्स वैल्यू should be calculated in problem, should be calculated in problem। आपको प्रॉब्लम में इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ सकती है क्योंकि ये एक वेरिएबल है। ठीक है, E नॉट क्या है भाई, ये क्या होगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट स्टैंडर्ड कंडीशन। ये स्टैंडर्ड कंडीशन में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, और ये क्या है, ये कांस्टेंट है, एंड इट्स वैल्यू शुड बी गिवन इन प्रॉब्लम। आपको इसकी वैल्यू प्रॉब्लम में दी रहेगी, इसकी वैल्यू दी रहेगी, इसकी वैल्यू निकालनी होगी। तो ये याद रखिएगा, ये हमारा क्या हो गया, नर्स्ट इक्वेशन का डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। ओके बच्चों, तो इसको नोट कर लो आप लोग। हो गया, चलो अब देखो, अब हम लोग क्या करते हैं, स्टैंडर्ड कंडीशन फॉर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, कुछ स्टैंडर्ड कंडीशन लिख लेते हैं जो हमें यहाँ पे यूज करने होंगे इस चैप्टर में। स्टैंडर्ड कंडीशन फॉर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इस चैप्टर में हम लोग को क्या क्या स्टैंडर्ड कंडीशन याद रखनी है, इसको हम लोग याद रखेंगे। अगर कंसंट्रेशन ऑफ आयन की बात हम लोग करेंगे, उसका कंसंट्रेशन हम लोग 1 मोलर लेके चलेंगे। कितना लेके चलेंगे? 1 मोलर।
ठीक है। दूसरा, अगर कहीं पे प्रेशर ऑफ गैस की बात करना होगा, गैस के प्रेशर की बात करना होगा, तो इसको हम लोग 1 बार, ठीक है। तीसरा, एक्टिविटी ऑफ प्योर सॉलिड और लिक्विड, प्योर सॉलिड एंड लिक्विड, प्योर सॉलिड एंड लिक्विड, ये क्या लिखेंगे 1। प्योर सॉलिड की एक्टिविटी या प्योर लिक्विड की एक्टिविटी हम लोग 1 लेंगे। और जो टेम्परेचर लेंगे वो हम लोग क्या लेंगे 25 डिग्री सेल्सियस, लेकिन सेल्सियस सेंटीग्रेड में हम लोग रखना नहीं है, इसको हम लोग लेंगे 298 केल्विन। टेम्परेचर हम लोग रूम टेम्परेचर लेंगे, रूम टेम्परेचर पे केल्विन में कितना होता है 298 केल्विन या 25 डिग्री सेल्सियस, ये हमारा रूम टेम्परेचर है। और n जो होता है ये हमारा क्या होता है, n हमारा जो होता है ये हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन कुछ भी हो सकता है, इट में ट्रांसफर्ड, ये ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन हो सकता है, ठीक है, लॉस्ट इलेक्ट्रॉन हो सकता है या गेन्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर ये ट्रांसफर होगा तो सेल होगा, अगर लॉस्ट होगा तो एनोड ऑफ सेल, अगर गेन्ड होगा तो कैथोड ऑफ सेल, ठीक है। और ये आपको पता होगा, ये जो n होगा ये आपको नोन होगा, ये आपको क्वेश्चन में पता चल जाएगा कि n की वैल्यू क्या है। और ये P जो है ये है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, और R क्या है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों। ओके, देखो अभी जो हमने इक्वेशन लिखी थी, नर्स्ट इक्वेशन लिखी थी, वो क्या लिखी थी, E = E0 माइनस 2.303 RT बाई NF log कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। हम लोग इसको एक और फॉर्म में लिख सकते हैं, जो 2.303 RT बाई F है, इसकी वैल्यू अगर हम लोग फाइंड करना चाहें, ये सब कांस्टेंट्स हैं। अब हम इसकी वैल्यूज निकालते हैं, देखिए 2.303 इनटू R की वैल्यू कितनी 8.314, ये जूल में रखा आपने 8.314 जूल, और T की वैल्यू मैंने बताया रूम टेम्परेचर पे 298 केल्विन अपॉन फैरेड, फैरेड मतलब कितने कूलम 96500, 96500। इसको आप सॉल्व करते हो, इसको आप सॉल्व करते हो तो क्या मिलता है 0.059, ठीक है। इसको आप सॉल्व करिएगा, देखिएगा ये आपको 0.059 ही मिलेगा। तो अब नाउ एट 25 डिग्री सेल्सियस आपका जो नर्स्ट इक्वेशन था वो किस में चेंज हो गया, ये रूम टेम्परेचर की बात हम लोग कर रहे हैं, E = E0 माइनस
अब देखो 2.303 RT बाई एफ की जगह क्या आ जाएगा 0.059, तो ये हो गया -0.059 अपॉन n और log concentration of product upon concentration of reactant। यही हमारा क्या है, यही हमारा एक और फॉर्म हमने पढ़ लिया नर्व्स इक्वेशन का। ठीक, अब इस इक्वेशन को देखो तो आपको कुछ चीजें दिखाई देंगी, जैसे ये y जैसा दिखेगा, ये पूरा x जैसा दिखेगा और ये x जैसा दिखेगा और ये c जैसा दिखेगा, ये m का काम करेगा। तो देखो y इज इक्वल टू mx प्लस c टाइप का ये दिख रहा है। तो इसका मतलब अगर हम ग्राफ खींचे किसके किसके बीच में, अगर हमने log concentration by E upon concentration upon R और E के बीच में हमने ग्राफ खींचा, किसके बीच में, log of concentration of P upon concentration of R और E के बीच में अगर ग्राफ खींचेंगे तो y इक्वल टू mx प्लस c, इसका मतलब इसका स्लोप तो ये हो गया और इसका y इंटरसेप्ट ये हो गया, मतलब ये y एक्सिस को e नॉट पे कट करेगा, तो इसका ग्राफ कहां से जाएगा, देखो इसका ग्राफ ये ऐसा होगा, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा e नॉट होगा और इसका स्लोप अगर हम थीटा की बात करें तो ये आपको क्या हो जाएगा, स्लोप जो आएगा वो tan थीटा आएगा, ये थीटा है। तो अगर इसके स्लोप की बात करें, स्लोप जो आएगा वो क्या होगा, वो tan थीटा और ये क्या आएगा -0.59 बाई 0.059 बाई, ये हमारा स्लोप। तो इसका मतलब इसका जो इक्वेशन आप ग्राफ खींचोगे तो वो क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगा, वो क्या मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी हमको। ठीक है, तो लिख लीजिएगा नर्व्स इक्वेशन can be applicable for ये आपका कंप्लीट सेल, हाफ सेल, एनोड हाफ सेल और कैथोड हाफ सेल पे भी एप्लीकेबल होता है। फॉर कंप्लीट सेल, एनोड हाफ सेल एंड कैथोड हाफ, ये सबके लिए एप्लीकेबल होता है, चाहे आप कंप्लीट सेल लीजिए, चाहे एनोड हाफ सेल लीजिए, चाहे कैथोड हाफ सेल लीजिए, सब जगह आप नर्व्स इक्वेशन को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये बच्चों हमारा नर्व्स इक्वेशन पूरा हो गया। अब आप इसको नोट कर लो, फिर हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं। समझ में चीजें आ रही हैं तो समझते चलिएगा बच्चों, क्योंकि ये सब चीजें समझे रहेंगे तो आपको आगे दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल हम लोग को अच्छे लगाने हैं। काफी अच्छे न्यूमेरिकल हमको मिलेंगे यहाँ पे इस टॉपिक पे बेस्ड, हम लोग को सारे की प्रैक्टिस करनी है। तो अगर आप ये समझे रहेंगे तभी न्यूमेरिकल्स को लगा पाएंगे, अदरवाइज फिर न्यूमेरिकल्स में घूमते रह जाएंगे आप लोग। तो अगर घूमना नहीं है तो हम लोग अभी थोड़ा सा दिमाग यूज कर लेंगे। ठीक है, अब चलिए, अब हेडिंग डालिएगा हाफ सेल, देयर रिएक्शन, रिप्रेजेंटेशन एंड नर्व्स इक्वेशन फॉर हाफ सेल। अब हम लोग सबके लिए फाइंड आउट करेंगे। तो हाफ सेल, their reaction, representation and nernst equation. Nernst equation for half cell.
अब मैंने बताया ना नस्ट इक्वेशन आपका हर जगह एप्लीकेबल होगा, चाहे आप सेल लीजिए चाहे कंप्लीट सेल लीजिए। हम लोग क्या करते हैं कि फाइंड करते हैं हाफ सेल के लिए। हाफ सेल क्या होता है, उनका रिएक्शन पढ़ेंगे, रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे और नस्ट इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे हाफ सेल। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग को पता है कि हाफ सेल क्या होता है, दो टाइप्स के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ हाफ सेल, टू टाइप्स ऑफ हाफ सेल। हाफ सेल क्या होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं पहले टाइप की। पहला क्या है हमारा, एनोड हाफ सेल। पहला हम बात करेंगे एनोड हाफ सेल की बात करते हैं। ESC एनोड हाफ सेल की हम लोग बात करते हैं। तो देखो अब ये एनोड हाफ सेल क्या होता है, इसको याद रखने के लिए मैंने आपको बताया था ना, तो कैसे याद करना है, लोन से। ये कहां प्रेजेंट होता है, लेफ्ट हाफ में प्रेजेंट होता है। ऑक्सीडेशन होता है इस पे, इसको एनोड भी बोलते हैं। और ये निगेटिव टर्मिनल होता है बैटरी का। तो इतना ही लिखना है, लिख लीजिए, हाफ सेल एट विच ऑक्सीडेशन टेक प्लेस। हाफ सेल at which oxidation takes place, oxidation takes place। ऐसा हाफ सेल जिसपे ऑक्सीडेशन होता है is known as ASC, is known as ASC। इसके बारे में आप लोग पढ़ चुके हो, जब हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ा रहे थे तो वहां पे मैंने आपको सारी चीजें बताई थी। It present on left hand side of cell. It present on left hand side of cell. Cell में ये left side में present होता है and it is negative terminal of battery and it is negative terminal of cell. Negative terminal of cell, ये क्या होता है, सेल का नेगेटिव टर्मिनल होता है। ठीक है, ये नोट कर लिया बच्चों। अब इतना नोट कर लिया तो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, थोड़ा सा हमको बोर्ड की जरूरत पड़ेगी इसलिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अभी चलेगा यही। ठीक है, ASC पढ़ लिया, एनोड हाफ सेल क्या होता है। अब इसका हम लोग क्या पढ़ेंगे, रिएक्शन, AHCR, एनोड हाफ सेल रिएक्शन, एनोड हाफ सेल रिएक्शन, AHCR। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है। यहाँ पे क्या होता है भाई, ऑक्सीडेशन होता है ना। तो जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि जिंक जो होता है ये हमारा सॉलिड फॉर्म में होता है, ये ऑक्सीडाइज होता है और ये Zn+2 बना लेता है, ये एक्वस होता है +2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा क्या है, जिंक, ये हमारा रिएक्टेंट है और ये Zn+2 ये क्या है, हमारा प्रोडक्ट। ठीक है, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो हियर N की वैल्यू क्या है भाई, देखो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है इसलिए N की वैल्यू 2 हो गई। ठीक है, यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लोग करते हैं E0OP या केवल E0, इसको Zn से Zn+। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखो, OP लिखो या इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दो तो भी आप क्या समझ में आ रहा है, Zn ऑक्सीडाइज होकर Zn+2 में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये इसके रिप्रेजेंटेशन है। और अगर हम इसके लिए बात करें, इसके लिए स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना होता है, ये होता है +1.76 वोल्ट। ये स्टैंडर्ड है,
ठीक है। वन 1.76 वोल्ट ये हमारा स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ठीक है। अब चलो ये हमारा AHCR हो गया। हम लोग चलते हैं नर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं, किसके लिए, AHC के लिए। नर्स्ट इक्वेशन की बात अब हम लोग करते हैं, ठीक है। तो देखो अब हम लोग नर्स्ट इक्वेशन लिख रहे हैं, ठीक है। तो E ये क्या है, Zn से Zn प्लस 2 इज इक्वल टू E नॉट Zn से Zn प्लस 2, ठीक है। ये हमारा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है, स्टैंडर्ड, ये हमारा नॉर्मल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, माइनस 0.059 बाई, यहाँ पे n की वैल्यू क्या थी भाई 2, यहाँ तो यहाँ पे n 2 आएगा, यहाँ पे 2 लिख देंगे, ठीक है। लॉग, अब देखो ऊपर प्रोडक्ट आता है, प्रोडक्ट क्या है Zn प्लस 2, कंसंट्रेशन ऑफ Zn प्लस 2 अपॉन रिएक्टेंट क्या है Zn, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा, और यहाँ पे इसकी वैल्यू Zn की वैल्यू 1 हो जाएगी, क्योंकि ये प्योर क्या है, सॉलिड है। मैंने बनाया था प्योर सॉलिड या प्योर लिक्विड के फॉर्म में Zn उसका कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग 1 लिख लेंगे, तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, EZn to Zn प्लस 2 इज इक्वल टू SOP माइनस 0.059 बाई 2 log Zn प्लस, ये हमारा क्या हो गया, नर्स्ट इक्वेशन फॉर AHC, एनोड हाफ सेल की नर्स्ट इक्वेशन हो गई। अगर हम इन जनरल लिखना चाहते हैं, इन जनरल जनरलाइज्ड फॉर्म में अगर हम लिखना चाहते हैं, इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे EOP माइनस अरे इक्वल टू EOP नॉट माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस 0.059 बाई n लॉग। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोग सीधे लिख देंगे आयंस, क्या लिख लेंगे, आयन। ये हमारा क्या है, स्टैंडर्ड इन जनरल फॉर्म में हमने लिखा हुआ, इन जनरल फॉर्म, ठीक है। ये हमारा जनरल फॉर्म में चीजें लिखी गई, नोट कर लिया। तो हमने यहाँ पे आपको 2 चीज बता दी, एक तो पहले बताया कि AHC क्या होता है, फिर हमने AHCR एनोड हाफ सेल रिएक्शन बताया, फिर उसके बाद नर्स्ट इक्वेशन लिखना सीखा कि एनोड हाफ सेल के लिए नर्स्ट इक्वेशन कैसे लिखेंगे। अब हम लोग बात करेंगे इसके रिप्रेजेंटेशन की, किसकी बात करेंगे, रिप्रेजेंटेशन हम लोग इसको कैसे करेंगे, ठीक है। इतना नोट कर लिया बच्चों। अब हम लोग इसकी बात करते हैं कि कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ AHCRP, हम लोग इसका रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग एनोड एक खड़ी लाइन खींचेंगे, सिंगल स्ट्रेट लाइन वर्टिकल लाइन खींचेंगे, और इधर क्या आएगा, एनोड हाफ सेल, हाफ सेल इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। इसका कंसंट्रेशन, या इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एनोड
आयन, आयन का कंसंट्रेशन। ठीक है, ये सिंगल लाइन जो हमने खींची है, सिंगल वर्टिकल लाइन, जो सिंगल वर्टिकल लाइन है हमारी, ये डिनोट द सेपरेशन ऑफ फेजेस, डिनोट्स द सेपरेशन ऑफ फेजेस। ये फेज के सेपरेशन की बात करती है, फेज के सेपरेशन की बात करती है। अगर हमने जो ऊपर इक्वेशन लिखा था जिंक से Zn+2, तो यहाँ पे अगर हमें लिखना हो तो हम लोग कैसे लिखेंगे, Zn, ये हमारा सॉलिड एनोड पे यही है, फिर ये क्या हो रहा है, हमने इलेक्ट्रोलाइट क्या लिया था, जिंक सल्फेट, ZnSO4, ठीक है, ये क्या है, एक्वस, ठीक, और इसके मान लिया C1 कंसंट्रेशन लिया, उसका मोलरिटी M, ठीक है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और Zn सॉलिड, Zn+2 एक्वस, Zn+2 एक्वस C1 मोलर, इसका कंसंट्रेशन C1 मोलर लिया हुआ है। तो इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किसको, कि ALC जो हमारा एनोड हाफ सेल का रिप्रेजेंटेशन ऐसे होगा, कंसंट्रेशन का उनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। इधर क्या आता है, एनोड, फिर इसके बाद क्या आता है, इलेक्ट्रोलाइट आता है, उसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन के फॉर्म में, या उसको आयंस के कंसंट्रेशन के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या था, एनोड हाफ सेल के रिप्रेजेंटेशन था, उसका इक्वेशन था, और उसका नर्व्स इक्वेशन था, और हमने उसको लास्ट में रिप्रेजेंट करना सीखा। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। फिर अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे तो इसका कैथोड हाफ सेल रिप्रेजेंटेशन और पूरे सेल का रिप्रेजेंटेशन, उसके लिए नर्व्स इक्वेशन लिखेंगे। ओके, थैंक यू।